हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एक और इम्पोर्टेंट बात कि कई बार कमेंट्स में पूछा जाता है कि जो मैक्सिमम न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनके सोर्सेज क्या हैं। सो एक तो सोर्स उनके नीचे ही दिया गया है और जो मेजर सोर्सेज हैं वो इन्हीं में से हैं, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, GK टुडे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, द हिंदू और लाइव मिनट में से। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमिक ऑफेंडर्स से रिलेटेड। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कौन लोग हैं? जो लोग इकोनॉमिक क्राइम करके और इंडिया छोड़कर दूसरे देश में भाग गए हैं। सो रिसेंटली ED, जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, ED ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की प्रॉपर्टीज और उनके जो एसेट्स थे उनको बैंक्स को ट्रांसफर किया है। क्यों ट्रांसफर किया है? इन 3 लोगों ने बैंक्स के साथ फ्रॉड किया है, तो ED ने इनकी प्रॉपर्टीज सीज कर दी और उसी प्रोसेस के चलते ED ने ये एसेट्स बैंक्स को ट्रांसफर किए हैं। सो एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ED किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है। सो ED है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो विजय माल्या है वो UK में है और विजय माल्या के एक्सट्रेडिशन के लिए अभी प्रोसेसिंग चल रही है। एक्सट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रेडिशन का मतलब है कि जो क्रिमिनल्स इंडिया में क्राइम करके किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हम उस देश से बात करेंगे और उन क्रिमिनल्स को वापस लाएंगे। इस चीज को एक्सट्रेडिशन बोलते हैं। और MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें की रोल प्ले करती है। सो ED ने इन लोगों के खिलाफ केस इन्वेस्टिगेशंस चालू कर रखी है। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? लॉन्ड्री में क्या करते हैं? लॉन्ड्री में कपड़े धोते हैं। सो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि आपने जो इलीगल तरीके से पैसे कमाए हैं उसको आप दिखाओगे कि ये साफ सुथरे तरीके से कमाए गए हैं। जैसे मैले कपड़े हम मशीन में डालते हैं, वॉशिंग मशीन में, और उसके बाद साफ कपड़े हमारे पास आते हैं, तो वैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग में ये दिखाया जाता है कि ये जो पैसे हैं साफ सुथरे तरीके से यानी लीगल तरीके से कमाए गए हैं, जबकि एक्चुअल में वो इलीगल तरीके से कमाए जाते हैं। सो PMLA है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके अलावा मेहुल चोकसी है जो कि अनदर इकोनॉमिक ऑफेंडर है, वो रिसेंटली डोमिनिका में पाए गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड इश्यूज के लिए। ये है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये G7 ग्रुप का एक इनिशिएटिव है। G7 7 देशों का एक समूह है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। रिसेंटली G7 कंट्रीज की मीटिंग UK में हुई थी, जिसके बाद डेमोक्रेसीज 11 नाम का इनिशिएटिव न्यूज में था। ओके, सो FATF के 2 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। एक है मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा है टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। सो ये 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं FATF की। रिसेंटली FATF न्यूज में था क्योंकि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा। सो FATF की 2 लिस्ट हैं, एक है ग्रे लिस्ट, एक है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं और ब्लैक लिस्ट में और ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस के हिसाब से आप इनको समझ सकते हो। कमेंट बॉक्स में बताइए प्रेजेंटली कौन कौन सी कंट्री FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल है। FATF के कंटेक्स्ट में एक और चीज न्यूज में रहती है, ये है 40+9 स्टैंडर्ड्स। ये क्या है? ये FATF की रिकमेंडेशंस हैं। 40 रिकमेंडेशंस हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हैं और 9 रिकमेंडेशंस हैं वो टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। सो ये सब हमने कवर किया। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि FATF का जो हेडक्वार्टर्स है वो OECD सेक्रेटरीट में है। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। नेक्स्ट न्यूज है स्पेस सेक्टर से रिलेटेड। सो इंडिया ने प्राइवेट प्लेयर्स को यानी प्राइवेट कंपनीज को मंजूरी दे दी है कि वो रॉकेट बना सकते हैं और उनको ऑपरेट कर सकते हैं। हालांकि इनके लिए यानी इस काम के लिए उनको प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत होगी। प्रायर अप्रूवल का मतलब है पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। सो इसके कंटेक्स्ट में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फर्स्ट है ड्राफ्ट नेशनल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी। सो इस पॉलिसी के तहत ये मंजूरी दी जाएगी और ये पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में लॉन्च की थी और ये पॉलिसी DOS के अंडर में है। DOS क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। जो ISRO है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो भी DOS के अंडर में ही है। और प्राइवेट प्लेयर्स के स्पेस में पार्टिसिपेशन के लिए अपने देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है इन स्पेस। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट ISRO। ISRO है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो बेंगलुरु में है। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में है
और यूजुअली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होता है। और इसरो के प्रेजेंट जो चेयरपर्सन है वो है डॉक्टर के सिवन। इसरो के फाउंडर थे मिस्टर विक्रम साराभाई। और एज डिस्कस्ड इसरो के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। नाउ कमिंग बैक टू इन स्पेस। सो ये क्या है? इन स्पेस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। सो जैसा कि नाम से पता चलता है इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है स्पेस प्रमोशन, यानी जो प्राइवेट एंटिटीज हैं उनका भी स्पेस में पार्टिसिपेशन, और ऑथराइजेशन भी। ऑथराइजेशन मींस ये मंजूरी देगी प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके लिए। सो 3 चीजें हमने डिस्कस की। एक तो ये ड्राफ्ट नेशनल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी, सेकंड इसरो, और थर्ड इन स्पेस। नेक्स्ट है ड्रैगन फ्रूट से रिलेटेड। सो रिसेंटली आपको याद होगा कुछ महीने पहले ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रख दिया गया। ये रीनेमिंग की थी गुजरात में। अभी रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट से अब ड्रैगन फ्रूट्स को, यानी अब कमलम को दुबई एक्सपोर्ट किया जाएगा। दुबई यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो कुछ इंपॉर्टेंट बात। फर्स्ट, ये रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि इसका रीनेम किया गया है। पहले नाम था ड्रैगन फ्रूट, अब गुजरात सरकार ने इसको रीनेम करके कमलम रख दिया है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फ्रूट के लिए, यानी इस फ्रूट को कल्टीवेशन करने के लिए वाटर रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। सो ये उन एरियाज में भी इजीली उगाया जा सकता है जहां पर पानी की उतनी ज्यादा अच्छी सप्लाई नहीं है। यूएई की बात करें तो जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका हेडक्वार्टर्स है वो भी यूएई के दुबई में है। एक और आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये रोम स्टैट्यूट के तहत काम करती है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट है चाइना से रिलेटेड। सो रिसेंटली इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड डेटा रिलीज किया गया था। एक्सपोर्ट का मतलब है हम क्या क्या प्रोडक्ट्स विदेशों में भेजते हैं। सो यूएस है वो इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट पार्टनर है, यानी हमारे लिए टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। और सेकंड पोजीशन पर है चाइना। पहले यूएई हुआ करता था लेकिन अब चाइना ने यूएई को रिप्लेस कर दिया है और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है चाइना। एक्सपोर्ट के कंटेक्स्ट में एक रिपोर्ट भी रिलीज की जाती है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, और ये इंडेक्स रिलीज की जाती है नीति आयोग के द्वारा। और इस इंडेक्स के 4 मेजर पिलर्स हैं। क्या क्या है? एक है पॉलिसी, सेकंड है बिजनेस इकोसिस्टम, थर्ड है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, और फोर्थ है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। नाउ एक्सपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड रिसेंटली 2 और ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज में थी जो हमने कल डिस्कस की थी। एक है एपीईडीए जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और दूसरा है एमपीईडीए जो कि मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये दोनों कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में है। नीति आयोग की बात करें तो रिसेंटली नीति आयोग एक और इवेंट के कारण न्यूज में था, ये है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उन डिस्ट्रिक्ट्स पर फोकस करना जो मोस्ट बैकवर्ड है, यानी कि इंडिया की मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स पर फोकस करना, वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को इंश्योर करना ताकि डेवलपमेंट है उसको स्पीड अप किया जा सके। नेक्स्ट है फेम स्कीम से रिलेटेड। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने फेम स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है 2024 तक। इनिशियली ये स्कीम 2019 में 3 साल तक के लिए लॉन्च की गई थी। सेकेंड फेज की बात है यहाँ पर। अब ये स्कीम 31 मार्च 2024 तक एक्सटेंड कर दी गई है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ईवी क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना, उनके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना। सो यहाँ पर 2 मेजर कंपोनेंट है। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनकी एक्चुअल सप्लाई, और दूसरा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी। इसमें भी मेजर कंपोनेंट है लिथियम। नाउ कमिंग बैक टू फेम स्कीम। सो फेम का फुल फॉर्म क्या है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। सो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स को प्रमोट करना। यहाँ पर जो नोडल अथॉरिटी है वो है डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जो कि अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। नाउ ये डिपार्टमेंट है, रिसेंटली ये न्यूज में था पीएलआई के कारण। पीएलआई क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि आप जितना ज्यादा प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करोगे गवर्नमेंट आपको उतना ही इंसेंटिव देगी। सो रिसेंटली पीएलआई स्कीम 10 सेक्टर्स के लिए अप्रूव की गई थी और
उन 10 सेक्टर्स में से 2 में डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की रोल प्ले करने वाला है। एक है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी यानी ACC बैटरी, और सेकंड है डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का रोल इन ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। ये बाकी सब सेक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है मॉस्को कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। सो इसमें ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी नहीं है, आपसे सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मॉस्को कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू, सो इट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी। आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है कि इसे क्लाइमेट चेंज या रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर और women empowerment और related to economic development. So correct answer would be internal security. Recently 9th edition इसका ऑर्गेनाइज करवाया गया था। ये एनुअली ऑर्गेनाइज होती है 2012 से, और इंडियन साइड से इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर अजय कुमार ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, यानी उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट है SMC। सो SMC का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनी। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इनकी थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दी है। थ्रेशोल्ड का मतलब अपर लिमिट इंक्रीज कर दी है। सो पहले SMC की डेफिनेशन के लिए जो लिमिट्स थी वो ये थी 50 करोड़ फॉर सेल्स और 10 करोड़ फॉर बोरोइंग, यानी इससे नीचे वाली एंटिटीज को ही SMC कंसिडर किया जाएगा एज पर द गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब इनको इंक्रीज कर दिया गया है, तो दोनों को 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है। तो ये हो गया 250 CR, दैट इज 250 करोड़, और ये हो गया 50 करोड़। इसके अलावा SMCs होती हैं, उनको नॉर्मल बड़ी कंपनीज हैं उनके मुकाबले कम रेगुलेटरी फाइलिंग्स करनी होती है। रेगुलेटरी फाइलिंग्स का मतलब है उनको कम रूल्स फॉलो करने होते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली उनको कम डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करने होते हैं। सो इससे उनका काम आसान हो जाता है। MCA की बात करें तो ये नोडल अथॉरिटी है कंपनीज एक्ट के लिए, और इसी एक्ट में CSR का प्रोविजन है। CSR क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट रिलेटेड है लेबनान से। सो लेबनान में कुछ वायलेंट इंसिडेंट हुए हैं। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेबनान का ज्योग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है। सो ये है मेडिटेरेनियन सी, ये है लेबनान, और ये है इसकी कैपिटल बेरूत। कुछ महीने पहले यहाँ पर एक ब्लास्ट भी हुआ था लेबनान की कैपिटल बेरूत में। सो लेबनान बॉर्डर बाउंड्री शेयर करता है सीरिया से, इजराइल से, मेडिटेरेनियन सी से। ये है इजराइल, ये है गाजा स्ट्रिप, ये है वेस्ट बैंक। कमेंट बॉक्स में बताइए ये जो लोकेशन है इसका नाम क्या है। लेबनान की बात करें तो रिसेंटली जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद लेबनान को रिफॉर्म करने के लिए या रिकवर करने के लिए, यानी लेबनान की रिकवरी में हेल्प करने के लिए एक प्लान तैयार किया गया था मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और इस प्लान का नाम है 3RF। 3RF क्या है? RRRF। इसका मतलब है रिफॉर्म, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क। सो ये लेबनान से रिलेटेड है। नेक्स्ट है उत्तराखंड से रिलेटेड। सो रिसेंटली उत्तराखंड सरकार ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व को थ्रू आउट द ईयर खोलने का डिसीजन लिया है, और इसके कंटेक्स्ट में काफी पॉलिटिकल इश्यूज भी हो रहे हैं और लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट वो हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और इनसे रिलेटेड फैक्ट इंपॉर्टेंट। सो ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये है राजाजी नेशनल पार्क और ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको थोड़ा जूम इन करके देखें तो ये है राजाजी नेशनल पार्क, ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये है स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये है उत्तर प्रदेश। नाउ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पार्ट है और ये इंडिया में ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क की बात करें तो ये फ्रीडम फाइटर C राजा गोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। फर्स्ट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सो ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर्स है वो रोम में है, और 2020 में इस ऑर्गेनाइजेशन को इसके वर्क के लिए नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। रिसेंटली इस ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा सरकार के साथ टाई अप किया है ताकि ओडिशा में जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको बेहतर किया जा सके। नेक्स्ट है विकर। सो ये एक मैसेजिंग ऐप है और इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि AWS Amazon वेब सर्विसेज ने इसको अक्वायर कर लिया है। AWS Amazon कंपनी का पार्ट है। Amazon के फाउंडर हैं जेफ बेजोस। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट डिफरेंशियली एबल्ड एस्ट्रोनॉट। सो ESA जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो दुनिया के पहले, यानी कि पहली बार दुनिया में वो एक डिफरेंशियली एबल्ड एस्ट्रोनॉट को लॉन्च करने वाले हैं। नेक्स्ट है हेमिस फेस्टिवल। सो ये लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट है इम्मैनुअल
करा रहे। सो रिसेंटली वो न्यूज में थे क्योंकि वो एक तो फ्रेंच ऑथर है, और दूसरी बात रिसेंटली वो न्यूज में थे क्योंकि उनको ऑस्ट्रियास लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये अवार्ड स्पेन का एक अवार्ड है। नेक्स्ट है होटल 50 2021। सो ये एक रिपोर्ट तैयार की है ब्रांड फाइनेंस ने, और इस रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडिया का ताज होटल सीरीज है वो दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड है। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स और न्यूज इवेंट्स। नाउ गेट रेडी फॉर द टेस्ट। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।